हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का सीटेट एग्ज़ाम का अब बहुत ही कम दिन बचा है। तो मैं आप लोगों को जो है फटाफट रिवीजन करा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को मैथ का जो 1 to 5 में क्वेश्चंस पूछा गया था वो मैं आप लोग को कम समय में कराऊंगी। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, मैथ का पेडागोगी कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस किस तरह का मैथ का था वो भी आपको दिखा दूंगी किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए आज हम लोग आप लोगों को आपको मैथ का पेडागोगी करवाते हैं और जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल भी समय नहीं लूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का पेडागोगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत यानी प्रकरण के समय शेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। ठीक है, कक्षा के इस प्रकार की चर्चा क्या होगा। देखिए, बोल रहा है कि पहला एक की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि ये कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपने तर्क को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो देखिए, ऊपर के जो तीनों पॉइंट्स थे वो नेगेटिव टाइप के थे, तो जैसे कि पता चल रहा है कि इसका डी होगा, है ना। ऑप्शन से ही पता चल गया कि जो होगा वो डी हो जाएगा ऑप्शन, है ना। देखिए, तो क्या है, डी है। प्रश्न में दिए गए चर्चा कक्षा में करने से एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी को सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो देखिए, मैं आप लोग को जो है मैथ्स अगर आता है बीच में मैथ दिखा दूंगी, लेकिन आपको जो मैथ का पेडागोगी है वही करवाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक रूप कार्य है क्या है। देखिए, पहला है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी। तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें से ही पता चल रहा है इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी सर्वेक्षण आधारित परियोजना जो होते हैं होगा वो हो जाएगा। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित जो है रूपात्मक कार्य यानी सर्वेक्षण आधारित परियोजना होता है। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षण पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा, विभेदिक अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। तो क्या लगता है आपको क्या होगा। तो इसका देखिए जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है। ये गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास अगर करता है तो वह सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा देखिए, उमा सम विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उनकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकर लिए और उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन आंकड़ों के जोड़े बन पाए, जिनके जोड़े नहीं बन पाए। तो उमा जो है क्या होगा, कायिक गतिक शिक्षार्थी है, श्रव्य शिक्षार्थी है, को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है या चाक्षुष शिक्षार्थी है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका जैसे कि पता चल ही गया है आपको, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन वो सी होगा। उमा को सम विषम की संकल्पना को सुधारने के लिए उसे व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है ना, व्यक्तिगत वो ध्यान देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप जो है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2, 3, 4, 5, 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर क्या है, गलत है,
क्योंकि यह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 से 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है, कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। डी का है सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, क्या लग रहा है आपको? इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी प्रदीप का उत्तर जो है वो सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च क्रमीय चिंतन कौशल, जिसको बोलते हैं उच्च क्रमीय चिंतन कौशल को हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। तो क्या मांग करते हैं? एल्गोरिथम के ज्ञान की, संकेतों और चित्रों के ज्ञान की, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, तथ्यों, नियमों और सूत्रों के ज्ञान की। तो क्या लग रहा है फ्रेंड्स, क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की, है ना। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल जो होता है वो कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लेकिन 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? बच्चा ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थानीय नहीं कर पाता है। बच्चे संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप पर लघु रूप में भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए, या बच्चे कक्षा में एकाग्र नहीं है, ध्यान से नहीं सुनता है। तो क्या आपको लग रहा है क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर ए होगा। कक्षा 3 का बच्चा अगर इस तरह कर रहा है तो बच्चा ध्यान से सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की उसको समझ नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए वो ऐसा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शैलेजा जो है विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4=2+2 अथवा 4=1+3 आदि। वह संख्या के किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, संक्रिय अवस्था। शैलजा जो है विभिन्न तरीकों से अगर संख्या को व्यक्त कर सकती है, तो वो संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? तो संक्रिय अवस्था पे है। जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त करता है, उससे इससे ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी क्या है, संख्या की संक्रिय अवस्था पर है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, जो छायांकित क्षेत्र है उसका वर्ग सेंटीमीटर में है। तो बोल रहा है इसका ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व किस प्रकार करना है, इसका आंसर जो है बी यानी 10 होगा। इसको आप पॉज करके देखिए और सॉल्व करिए बिल्कुल। कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 डिवाइड 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण क्या है? तो देखिए बोल रहा है समस्या जो है कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। विद्यार्थी का भाषा विकास बहुत खराब है। तो क्या होगा? देखिए इसका जो हो जाएगा वो बी है, कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता से पढ़ाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 3 में 2 अंकीय संख्याओं के व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षिका निम्नलिखित चरणों का
गमन करता है। पहला चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंकीय संख्याओं की पुनरावृत्ति होना। दूसरा है चरण है यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक छोटी सी संख्या को 2 बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है। टैली चिन्हों का प्रयोग करना। तीसरा है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। ठीक है, इस स्थिति में शिक्षक डैश के पाठ का विकास कर रहा है। तो देखिए ये जो इस प्रकार जो शिक्षक कर रहा है, तो इस प्रकार वो किस पाठ का कर रहा है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी जो शिक्षक यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यवस्था संकल्पना, परिकलन प्रक्रिया और संक्रिया। पहले व्यवस्था संकल्पना समझाया, फिर वो परिकलन प्रक्रिया और फिर संक्रिया। तो इस प्रकार वो जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृति खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वेन हीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी क्या है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है या चाक्षुषीकरण के स्तर पर है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी विश्लेषणात्मक स्तर पर है। कौन से स्तर पर है विद्यार्थी, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। विद्यार्थी जब आकृतियों को बनाता है, उसे सही तरीके से मापते हैं, तो वेन हीले के अनुसार विद्यार्थी विश्लेषणात्मक स्तर पर होता है। अब देखिए कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना और विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी जब शिक्षिका चतुर्भुज को परिभाषित करके उसके बारे में बताती है, भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग इत्यादि, तो इन सभी से शिक्षिका का उद्देश्य होता है कि शिक्षिका विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में शिक्षार्थी की सहायता कर रही है। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। क्या होंगे, पहला है सेंटीमीटर और इंचों में रेखाओं को परिशुद्ध रूप से माप सकता है और रेखा का नाम बता सकता है। दूसरा, परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर इंचों को रेखा खंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। सी है रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित करता है। डी है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और बिंदु को चिन्हित कर सकता है। की गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, है ना। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। किन दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन के निर्देश होंगे, रेखा और रेखाखंड किरण में अंतर करना और उन्हें परिभाषित करना। किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न बंद अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसका निश्चित संख्या में उत्तर है। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान गणितियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा ये क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि ये जो है एक से अधिक उत्तर है इसका। ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। यह प्रश्न मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट, ये तो देखिए ये मैथ है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पीडीएफ करा दिए। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर में ये मैथ पूछा गया है, तो मैं आप पॉज करके देख सकते हो। तो ये मैथ है, ये इसका देखिए सॉल्यूशन है। ठीक है,
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पॉज करके। तो बस इतना था फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच। और मैं इसका पार्ट 2 जो है ज़रूर बनाऊँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।